हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम लोग इकोनॉमिक्स 12th का सेम चैप्टर जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, जिसका नाम था बेटा कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, वही कंटिन्यू करेंगे। और नेशनल इनकम निकालने का जो बेटा सेकंड मेथड है, ठीक है, जिसका नाम है इनकम मेथड या फिर आय विधि, आज हम लोग वो सीखेंगे कि कैसे हम लोग आय विधि या इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। तो इनकम मेथड, ठीक है, इनकम मेथड में हम लोग जो नेशनल इनकम निकालते हैं बेटा, हम कहते हैं कि नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी। मीन्स अगर हमें भारत की नेशनल इनकम निकालनी है बेटा, तो हम लोग बोलेंगे नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत के सामान्य निवासियों के द्वारा कमाई गई आय को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो बेटा अर्नड इनकम एक वर्ड यहां पर यूज होता है। तो अर्नड इनकम का मतलब क्या है कि वो इनकम जो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई है, चाहे वो हमारे देश के अंदर कमाई हो चाहे विदेशों में कमाई हो, बट अगर वो इनकम हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है तो वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि जो हम इनकम कमाते हैं वो इनकम कमाने के कौन कौन से सोर्स हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स है बेटा वो है ब्रांड नेम, ठीक है, ब्रांड से भी हम लोग इनकम कमाते हैं। और आजकल ये बहुत फेमस हो रखा है बेटा, अपने ब्रांड से, अपने नाम, अपने फेम, उससे आप इनकम कमाते हैं और उस इनकम को हम कहते हैं रॉयल्टी, उस इनकम को हम कहते हैं रॉयल्टी। जैसे कि बेटा आपने नाम सुना है मैकडोनाल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, हल्दीराम, ये लोग जब अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं तो उस फ्रेंचाइजी देने के बदले जिसको फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करें उससे एक अमाउंट लेते हैं बेटा, दैट इज आल्सो द सोर्स ऑफ देयर अर्निंग, और उसको हम कहते हैं बेटा रॉयल्टी। ठीक है बेटा, जो इसके बाद हमारा सोर्स है इनकम कमाने का वो दूसरा है फ्रॉम वर्क, कि हम आय कमा सकते हैं काम करके। और फ्रॉम वर्क में बेटा दो तरीके का काम करके हम इनकम कमा सकते हैं, एक फिजिकली और एक मेंटली। जो लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकली एफर्ट डालते हैं, उन लोगों को जो मिलती है उसको हम कहते हैं वेजेज, वेजेज या मजदूरी, ठीक है। और जो लोग मेंटली एफर्ट डालते हैं बेटा उनको मिलता है उसके बदले में रिटर्न सैलरी। इसके अलावा तीसरा जो सोर्स है बेटा दैट इज फ्रॉम प्रॉपर्टी, दैट इज फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में बेटा दो तरीके की प्रॉपर्टी जिसके ओनर होने से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। एक है लैंड, कि भाई आपके पास जमीन है, ठीक है, आप जमीन के मालिक हैं, उसके बदले आपने अपनी जमीन किराए पे दी है, उसके बदले आपको आय मिलती है, तो उसको हम कहते हैं रेंट, हिंदी में लगान या फिर किराया, ठीक है। इसके बाद कैपिटल, कैपिटल पूंजी, पूंजी का मतलब जब आपके पास यू हैव सम सरप्लस मनी, आपके पास अतिरिक्त पूंजी है और उस पैसे को आप यूज नहीं कर रहे बल्कि आपने वो किसी और को यूज करने के लिए दे दिए, ठीक है, आपने पैसा उधार दे दिया, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो। और जब आप पैसा उधार देते हो तो उसके बदले जो आपको मिलता है बेटा उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। इसके अलावा एक और तरीका इनकम कमाने का वो है फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप्स, एंटरप्रेन्योरशिप्स, एंटरप्रेन्योरशिप्स मतलब अ पर्सन हु इज डूइंग हिज बिजनेस, हु इज टेकिंग रिस्क, ठीक है, वो काम कर रहा है, वो अपने रिसोर्सेज को किसी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहा है, एंड ही इज द पर्सन हु इज टेकिंग रिस्क, उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है, उद्यमी हिंदी में। और एंटरप्रेन्योर जो रिस्क लेता है उस रिस्क के बदले उसको रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न को हम कहते हैं प्रॉफिट। तो दीज आर द सोर्स थ्रू विच वी कैन अर्न इनकम। तो अगर हम इनको जोड़ दे बेटा तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम आ जाती है, ये हमारी डोमेस्टिक इनकम आ जाती है। और जब हम लोग इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमें केवल एक ही स्टेप याद रखना है जिसका नाम है NDP एट FC। पहले ही स्टेप में इनकम मेथड से हमारे पास इक्वेशन आ जाती है जो कि तीन चीजों को जोड़कर मिलती है बेटा। सबसे पहला कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज,
दूसरा कंपोनेंट से बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस, और लास्ट वन इज मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को हम शॉर्ट फॉर्म में बेटा COE कहते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस को बेटा हम OS कहते हैं, और मिक्स्ड इनकम को MY कहते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि अभी मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड हम जब नेशनल इनकम निकालते हैं तो जितनी भी फैक्टर सर्विसेज हैं उसके बदले जो रिटर्न मिलता है हम उसको ऐड कर देते हैं, और रिटर्न के रूप में मैंने जो आपको बताया था वो बताया था वेजेज एंड सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। बट अब जब मैं फॉर्मूले में बात कर रहा हूं तो बेटा ऐसा मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। बेसिकली ये जो बने हैं ये सब उन्हीं फैक्टर इनकम का जोड़ है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन वेजेस एंड सैलरी। इट इज कंसिस्टेड ऑफ 3 आइटम्स। अगर आपको क्वेश्चन में बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि 3 चीजों से मिलकर बना है बेटा। सबसे पहले वेजेज एंड सैलरी इन कैश, कि जितना आपको नकद रूप में वेतन और मजदूरी के रूप में मिलता है वो लेना है। वेजेज एंड सैलरी इन काइंड, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बेटा अपने वर्कर्स को कैश के साथ साथ काइंड के रूप में भी वेजेज एंड सैलरी पे करती है। अब आप कहोगे ये सर काइंड के रूप में कौन सी वेजेज एंड सैलरी होती है बेटा? देखिए बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने जो वर्कर्स हैं उनको फ्री अकोमोडेशंस देती है, फ्री फूड देती है बेटा, अपनी तरफ से यूनिफॉर्म देती है उनको, और इसके अलावा पेट्रोल का खर्चा भी देती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन वेजेज एंड सैलरी इन कैश के साथ साथ ये सब भी प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब बेटा उनका जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है वो इन दोनों चीजों से मिलके बना है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन इनको ये अलग से नहीं दे रही होती बेटा तो ये सब खर्चे इनको जो कैश में मिल रहा है वेजेज एंड सैलरी उनमें से पे करना पड़ता, जो कि उनकी सैलरी को घटाता। ठीक है, तो ये अगर आपको दे रखा है तो इसको वेजेज एंड सैलरी जो कैश वाली है उसमें ऐड करना है। और तीसरा है ओनर या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने वर्कर्स को बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है, उसमें भी कंट्रीब्यूट करती है, और ये भी बेटा इनके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का एक पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या आता है बेटा? इसमें आता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में प्रोविडेंट फंड, जिसको आपने शॉर्ट फॉर्म में PF बहुत बार सुना होगा। इसके अलावा रिटायरमेंट पेंशंस, ठीक है, ये सब उन्होंने अपने वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूट किया है, और ओनर कंट्रीब्यूशन इसमें काउंट होता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है COE वो 3 चीजों से मिलकर बना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। वेजेज एंड सैलरी इन कैश, वेजेज एंड सैलरी इन काइंड, जिसमें फ्री फूड, यूनिफॉर्म, पेट्रोल, फ्री अकोमोडेशंस सब आता है। फिर ओनर या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसमें ओनर का प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन। अब यहां पे ध्यान ये रखना है केवल ओनर का कंट्रीब्यूशन आएगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि PF में एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है, उसको हमें ऐड नहीं करना है। केवल ओनर कंट्रीब्यूशंस टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये आएगा बेटा। इसके बाद जो दूसरा मैंने कंपोनेंट बताया आपको ऑपरेटिंग सरप्लस, इट इज द सम टोटल ऑफ इनकम अर्न्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी and from entrepreneurships मीन्स ये प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप्स का जोड़ होता है बेटा। ठीक है, और प्रॉपर्टी में हमने 2 प्रॉपर्टी की बात की थी, एक लैंड और एक कैपिटल। तो इसलिए सबसे पहले इसका जो कंपोनेंट है लैंड को मिलने वाला रिटर्न यानी रेंट, कैपिटल को मिलने वाला रिटर्न यानी इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को जो मिलता है रिस्क लेने के बदले वो प्रॉफिट। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन में रॉयल्टी दे रखी है तो वो भी बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस का ही पार्ट है, वो भी ऑपरेटिंग सरप्लस का ही पार्ट है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर क्वेश्चन में रॉयल्टी नहीं दे रखी है तो उसको बेटा शून्य मानना है। ठीक है, उसको आप काउंट नहीं करेंगे, रॉयल्टी निकालने का कोई और तरीका नहीं होता। बट अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट ना दे रखा हो
तो फिर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बेसिकली ये जो प्रॉफिट है बेटा, ये कंपनीज का प्रॉफिट है, और कंपनी के प्रॉफिट में बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। कंपनी के प्रॉफिट के 3 हिस्से किए जाते हैं। सबसे पहला, कंपनी का जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो गवर्नमेंट को पे किया जाता है। प्रॉफिट का एक हिस्सा प्रॉफिट टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, प्रॉफिट टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में। दूसरा हिस्सा कंपनी अपने पास रिजर्व के रूप में रखती है बेटा, जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग, या फिर एक और नाम है जो कभी कभार मिल जाता है, उसको कहते हैं सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ये भी है। और तीसरा हिस्सा इसका होता है बेटा डिविडेंड। तीसरा इसका हिस्सा होता है डिविडेंड, जो उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, दैट इज नोन एज शेयर होल्डर्स। तो अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है तो आपको ये 3 चीज निकालनी पड़ेगी और इन तीनों चीजों को आपको ऐड करना पड़ेगा। तीसरा जो कंपोनेंट है मिक्स्ड इनकम, इसके बारे में हमने पहले बात नहीं की थी, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, बट उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम गिवन है तो इसको ऐड करना है एनटीबी एट एफसी निकालने के लिए, अगर नहीं गिवन है तो बेटा इसको 0 मानना है। मिक्स्ड इनकम या इसी का दूसरा नाम होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, सब नियोजितों की मिश्रित आय। मिक्स्ड इनकम बेटा उन लोगों की इनकम है जिनको इनकम मिल रही है, बट उनकी इनकम को हम फैक्टर इनकम के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपने खुद के रिसोर्सेज को अपने लिए यूज कर रहे हैं, उनको कहते हैं बेटा सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे कि एक दुकानदार है बेटा, वो वहीं पे खुद लेबर के रूप में भी काम कर रहा है, ही इज द ओनर वन। इट मे बी कि जगह उसकी खुद की हो, लैंड उसकी खुद की है, और इसके अलावा हो सकता है कि उसका पैसा भी खुद का ही लगाओ। तो यहां पर उसको जो उस दुकान से, उस काम से इनकम मिल रही है जिसमें वो खुद ही लगाए लेबर के रूप में, हम वहां पर उसके इनकम को हम फैक्ट्री इनकम के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे लोगों की इनकम को हमने नाम दिया है मिक्स्ड इनकम या मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अपने को क्या करना है बेटा, सबसे पहले इन 3 कंपोनेंट्स को ऐड करना है। ध्यान रखने वाली बात फिर वही है कि अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रखा है तो आपको ये 3 चीजें, या ज्यादातर आपको ये वाले 2 मिलते हैं, इन दोनों को ऐड करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालना है। फिर उसमें ऑपरेटिंग सरप्लस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड है, अगर गिवन नहीं है तो फिर आपको रेंट देखना है, इंटरेस्ट देखना है, प्रॉफिट देखना है, रॉयल्टी देखना है, ये क्वेश्चन में से पिक करने हैं और इसको ऐड कर देना है, तो बन जाएगा आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। यहां पर भी ध्यान ये रखना है कि अगर आपको रॉयल्टी नहीं दे रखी तो वो 0 है, और अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट आपको ऐड करके प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और लास्ट कंपोनेंट है मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम का ऐसा है, अगर दे रखी होगी तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसका निकालने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है बेटा, अब हमें निकालना है नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को हम इक्वेशन के रूप में कहते हैं NNP@FC। याद कर लो, बार बार क्वेश्चन में लिखा होगा कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम। बट अगर आपको पता ही नहीं है कि नेशनल इनकम को इक्वेशन के रूप में क्या कहते हैं तो बेटा आप निकाल नहीं पाओगे। नेशनल इनकम का मतलब NNP@FC और डोमेस्टिक इनकम का मतलब NDP@FC, राइट। और हमें किससे निकालना है, NDP@FC से निकालना है। जो निकालना है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड पर रख दिया, जो गिवन है वो हमने राइट हैंड साइड पे किया, NDP@FC। अब हम इसको कंपेयर करेंगे बेटा, यहां भी नेट है, यहां भी नेट है, यहां डोमेस्टिक है बट यहां नेशनल है। हमें निकालना है नेशनल, हमें गिवन है डोमेस्टिक। तो व्हाट वी नीड टू डू, रिमेंबर बेटा, ध्यान करो, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। तो हमारे पास डोमेस्टिक वैल्यू है, मैंने इसमें NFIA ऐड कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर FC है, यहाँ पर भी FC है। और इस तरीके से केवल एक स्टेप के बाद अगर हम इनकम मेथड में NFIA ऐड कर दें तो हमारा नेशनल इनकम निकल आता है। बहुत इजी मेथड है बेटा, क्लियर है, ठीक है। अब आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो के एंड में देने हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, हाउ यू विल कैलकुलेट GDP at MP फ्रॉम NNP@FC,
फ्रॉम NNP एट FC। सेकंड जो क्वेश्चन है आपको बताना है हाउ यू विल कैलकुलेट GNP एट MP फ्रॉम NDP एट FC। GNP एट MP फ्रॉम NDP एट FC। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको इनका मेथड अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट मी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली भविष्य में जो वीडियो हैं हिस्ट्री, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस और हिंदी, उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे।